हमने किए थे। लिखो, लीनियर इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में किस तरह एग्जिस्ट करती है? देखो, दो वेरिएबल का मतलब है कि दो चीजें हैं वो अननोन है। पहली चीज मैंने आपको कही थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स है जो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। वेरिएबल क्या होता है? जो चीज वेरी करती है। ठीक है। अब मैं इक्वेशन लिखूंगी, मैं कहूंगी देखो, तुमने नाइन्थ में भी पढ़ी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। है ना? मैं इसमें वेरिएबल को बोलूंगी एक्स एंड वाई। पर आपके लिए तो अननोन इसमें क्या है? ए बी है। आपको क्या पता ए क्या है? आपको क्या पता बी क्या है? आपको क्या पता सी क्या है? तो इसमें आप, मैंने कैसे कह दिया एक्स एंड वाई वेरिएबल है, ए बी सी वेरिएबल नहीं है? तो वेरिएबल होने का मतलब क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। तुम्हें पेपर की रिवीजन में मिलती है 4 छुट्टियां। तुम्हारे होते हैं 12 चैप्टर। आप हिसाब लगाते हो रोज के 3 चैप्टर, है ना? यही करते हो ना? 4 छुट्टी है, 12 चैप्टर है। आप कहते हो रोज के 3 चैप्टर। नहीं नहीं, एक दिन तो हमने रखना है रिवीजन का। तो ये 12 चैप्टर हमने करने हैं 3 दिन में। रोज के करेंगे 4 चैप्टर्स पर डे, है ना? और लास्ट डे रिवीजन बड़ी अच्छी सी हमारा फॉर्मेट हो जाता है। अब पढ़ने बैठे हो तो किसी दिन किया 1 चैप्टर, किसी दिन किए 4 चैप्टर, लास्ट डे और हुई 6 के 6 हमने निपटा दिए। होता है ना? तो हमारा जो नंबर ऑफ चैप्टर्स पर डे था वो वेरिएबल था, छुट्टियां हमारी फिक्स थी। और एग्जाम्पल समझो, स्कूल जाना है ना? 8:30 पे निकलते हो, मान लो 9 o'clock स्कूल है, 8:30 पे निकलते हो। उस दिन की थोड़ा लेट उठे, 8:40 पे निकले। तो क्या हुआ? 20 मिनट में स्कूल पहुंचना है। तो क्या बढ़ाओगे? टाइम कांस्टेंट है, स्कूल का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है घर से लेके स्कूल का, तो क्या बढ़ाया हमने? स्पीड। तो स्पीड वेरी कर दी। लेकिन किसी दिन हम 8:15 बजे निकल जाए तो बड़े आराम से टहलते हुए स्कूल जा रहे हैं। तो हमारा टाइम भी, अगर हमारे पास टाइम है तो स्पीड हम वेरी ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो गिवन सिचुएशन के हिसाब से जिस चीज को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिस चीज को हिला रहे हैं, वो होता है वेरिएबल। और एक एग्जांपल लो, मार्केट गए, अब नया सेशन आ रहा है, सबको पेन्स चाहिए होंगे, नोटबुक्स चाहिए होंगी। मार्केट ले, पैसे लेकर गए, मान लो मैं 100 रुपीज लेकर जा रही हूँ कि आई बाय अ पेन एंड अ नोटबुक। दिमाग से जा रही हूँ 2 पेन और 2 नोटबुक्स मुझे लेकर आनी है। मार्केट जाती हूँ, ठीक है, डिजाइन के हिसाब से मैंने नोटबुक पसंद की, डिजाइन के हिसाब से मैंने महंगा वाला पेन पसंद कर लिया। बट मैं क्या करूंगी अब? अगर मुझे वही पेन चाहिए तो मैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दूंगी, है ना? और अगर मुझे नोटबुक ज्यादा चाहिए, थोड़ी महंगी वाली चाहिए, तो मैं, या सस्ती वाली की नहीं नहीं ये तो छोटा वाला चल जाएगा, तो मैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दूं, ज्यादा कर दूं। तो प्राइस तो फिक्स है, दो चीजों के मैं क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर रही हूँ। या अगर मेरा पेन बहुत एक्सपेंसिव हो गया तो मैं कहूँ नहीं, 4 पेन तो चाहिए मुझे, 2 पेन तो चाहिए, मैं प्राइस नीचे वाले पे आ जाऊंगी। बात समझ में आ गई कि क्वांटिटी मैंने फिक्स कर दी, प्राइस कम कर लेते हैं। ये वाला पेन ले ले, करते हो ना? ये बहुत बार चीज करते हैं जब भी हम कुछ लेने जाते हैं। तो दैट इज हाउ वी डिसाइड वेरिएबल क्या होता है। पहली चीज, जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा ना, ये मत सोचना स्टार्टिंग ही कि स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ ये मत सोचना इक्वेशन क्या बनेगी, ये सोचना इसमें वेरिएबल किसको लेना है, चेंज क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई किसको लेना है। ठीक है ना? तब आपकी इक्वेशन सॉल्व होनी शुरू होगी। तो हमारे पास ये आती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एन इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये एक्स और वाई ना, अभी के लिए आप इसको ये भी समझ सकते हो, ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक एक्स और एक वाई। और जब हम यहाँ पर एक्सिस में काम करते हैं ना, तो आई हैव सीन, हम इसको कैपिटल एक्स लिखते हैं, तो स्मॉल एक्स में मत लिखना। एक फॉर्मेट होता है लिखने का, जब आप नंबर लाइन लिखते थे तब स्मॉल एक्स यूज करते थे। ठीक है? यहाँ पर हम इसे कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स डैश ही लिखेंगे। सम टीचर्स आर स्ट्रिक्ट एज पर दिस फॉर्मेट, कुछ नहीं भी, कुछ इग्नोर भी करती हैं, पर हमें चांस नहीं लेना। आपकी पूरी एनसीईआरटी में कैपिटल ही लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो ये जो एक्स और वाई हैं, ये दो एक्सिस शो करते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है? तो ए को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी होती है टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इसको बोल देते हैं कांस्टेंट टर्म। अब आपको इक्वेशन की फॉर्म ना इस तरह से भी दिखेगी और इक्वेशन इस तरह से भी आएगी, कोई फर्क नहीं है ना? वो प्लस सी माइनस सी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? यूजुअली ये फॉर्म होती है।
तो पहला काम ही आपका होता है जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी है किसी भी मेथड से, सभी वेरिएबल्स को एक जगह इकट्ठा करना है। एक्स की सारी चीजों को इकट्ठा करना है, वाई की सारी चीजों को इकट्ठा करना है, जो नंबर्स अलग अलग बैठे हुए हैं चार जगह में उन्हें इकट्ठा करना है। ठीक है। पहली चीज जिसके बारे में बाद में बहुत बात करेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है, किस तरह की होती हैं, हमारे पास है लीनियर। लीनियर इसलिए कि जो भी वेरिएबल है उनकी डिग्री हमेशा क्या होगी, वन। उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, वन। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, लिखो, डिग्री इज वन। लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री इज वन। ठीक है। तो आज से आप ये मानो आपकी फॉर्मली क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी एडिशंस होंगी उनके हिसाब से आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है। उनके हिसाब से आपको दोबारा दोबारा रिविजन्स नहीं करवाई जाएंगी। आज मैं सिर्फ आपका एक बेसिक क्लास दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। विल स्टार्ट विद ऑल द मेथड्स जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसके आगे हम अब क्वेश्चंस प्रॉपरली फॉर्मेट फॉलो करेंगे अपनी पूरी, जो भी हमारा पूरा चलने का वे है, मेरा चलने का वे है फॉर योर चैप्टर 3। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब इक्वेशन क्या है कि इक्वल टू का साइन जरूर होना चाहिए। ये चैप्टर 2 में क्लियर होगा। इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ, जिसमें एक्स एंड वाई आए, एक्स वाई जेड वेरिएबल आए, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ होते हैं पॉलिनोमियल्स। कौन से होते हैं पॉलिनोमियल्स बताओ, लास्ट क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है हमने। वैसे तुम अच्छे हो, तुम नाइन्थ पार कर गए। वो इस बार जो चेंज सिलेबस आया है ना उसमें दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। मुश्किल नहीं है, इजी है, पर रट्टे मारने वाला नहीं है कि हमने वही सब लकीर के फकीर बन के काम करना है। और एक बार और रखना, जो सच में इस बारी इतना वो ह्यू एंड क्राई हुआ था ना मैथ्स के पेपर को लेके, टेंथ के पेपर में बहुत देखा होगा ऑनलाइन था कि नहीं था, पेपर कहाँ से आ गया, ये किया, बेसिक वाले बच्चे भी रो रहे थे और स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी रो रहे थे। वो क्यों था, आपको क्या लगता है क्यों था? कोई पेपर बाहर से आया था? नहीं। जो हमने सोचा था वो नहीं आया। मे बी जो भी मैं पढ़ा रही थी उसके अलावा भी और कुछ था पेपर में। ठीक है। तो जिसने पूरा साल ईमानदारी से क्लासेस लगाई होंगी, स्पेशली मेरी वाली, मैंने सारा करवाया हुआ था। आप वर्कशीट देखोगे ना, वो क्वेश्चंस मिलाओगे कहीं ना कहीं वो किए हुए हैं। बट उतनी प्रैक्टिस शायद उन क्वेश्चंस की नहीं करवाई होगी। पर अ डे बिफोर आई हैव नॉट, मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्लास में, पर हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनको ना ये बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और वैसा तुम्हारे वाले रीजन में नहीं था, किसी और वाले रीजन में था। समझ में आया? तुम्हारे वाले बोर्ड पेपर में नहीं था, लेकिन जो बाकी सब चल रहे थे ना पेपर्स उनमें था। तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट द पेपर एंड वी वर स्माइलिंग कि वो सब चीजें करवाई हुई है सटल वे में कहीं ना कहीं से। एग्जैक्ट सेम तो मैं भी कहूंगी ना, मैं भी अगर कहूँ कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया तो बिल्कुल नहीं आया। और जो टीचर कह रहे हैं ना एग्जैक्ट सेम आया, वो मतलब ये है कि एनसीईआरटी की बुक उठाकर मैं अपनी वर्कशीट बना दूं, चार पांच मैंने उठाकर वर्कशीट बना दी और मैं कहूँ उनमें से क्वेश्चन आएगा, तो आएगा ही भाई, है ना। अब तो मैं कहूँ रैशनलाइज कर दो, ये तो मेरी वर्कशीट से आया है, तो वो तो आना ही है ना। तो फालतू के दिखावों में मत जाना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। पूरा साल पढ़ना है, टेंथ तभी होती है और आपका क्रूशियल ईयर है फॉर्मेशन, ये वाला जो बनेगा आगे के लिए। छुट्टियां मत मारो, रेगुलर आओ। और जिस दिन नहीं आ रहे हो तो रिकॉर्डिंग लेकर देख कर आके नेक्स्ट क्लास में बैठो, वरना समझ नहीं आएगा। और अब ये कोई बैकअप्स वगैरह देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज आगे सिलेबस करवा के प्रैक्टिस बहुत करवानी है। ठीक है। तो अब आते हैं ये इक्वेशंस, उसमें से कुछ होते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो उनकी डिग्री होती है वो क्या होती है, होल नंबर। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं, लिखो, जिनकी डिग्री होती है होल नंबर। नाउ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, 2020 में कोविड से जस्ट पहले दो नंबर का क्वेश्चन था आपके वाले बोर्ड पेपर में, जो आपके रीजन में आता है। ये जो सेट्स का था, लगा था सेट यहां पर था कुछ है, ये इतने सालों से चल रहा है, इसी साल की हुए क्या हुआ। हर साल छह या पांच, ऑल ओवर इंडिया छह या पांच, और फॉरेन के लिए भी, देर आर स्कूल्स इन दुबई, देर आर स्कूल्स इन नेपाल जो सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उनको सेट्स जाते हैं हर तरह के। तो इस साल ही क्यों हुआ, बिकॉज इस साल सब कुछ अलग था। ठीक है। तो ये हर साल से सेट आ रहा है। तो जो आपके वाले रीजन में सेट आया था ना, उसमें एक क्वेश्चन था, 10 पॉलिनोमियल टीचर ने क्लास में लिखे हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स एंड हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वो ऑप्शंस में मार्क करना था। बात समझ में आई? तो है नाइन्थ का, लेकिन टेंथ में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल आता है। ठीक है। सो होल नंबर होता है और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिग्री इज अ होल नंबर, सो नो नेगेटिव्स अलाउड, नो फ्रैक्शंस अलाउड। और अगर फ्रैक्शंस भी है तो वो कटनी चाहिए। ठीक है। मान लो मैंने लिखा है एक्स रेस टू पावर 3/2 अपॉन एक्स रेस टू पावर 1/2, सॉल्व होने के बाद पॉलिनोमियल बनेगा, है ना।
बेसिस आर सेम, डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखोगे, एक्स रेज टू पावर 3/2 -1/2 एक्स रेज टू पावर 2/2 विच इज एक्स रेज टू पावर 1। बात समझ में आ गई? तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। तो हम लेंगे इक्वेशंस और वेरिएबल हमारे पास दो होंगे, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। हमारे सिलेबस में दो वेरिएबल्स ही हैं, तीन वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। और अगर आएगा तो वो कुछ ना कुछ किया होगा कि आप उसे सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई बात ये? चलो अब इसके बाद आते हैं कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस लीनियर इक्वेशन को, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ बेसिक लीनियर इक्वेशन, अगर हम लीनियर इक्वेशन की ही बात करें, ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सी, अब ये नया क्वेश्चन जो पेपर में हर बार आ रहा है विदाउट फेल, आपके नाइन्थ में भी आया था, टेंथ में भी, बोर्ड्स तक हर एक पेपर में आ रहा है, और अक्रॉस रीजन सब में, टू ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना, तभी मैंने कहा ये एक्स एंड वाई शो करता है। तो सबसे बेसिक इक्वेशन मैं लिखती हूँ 2x + 3y = 6, या मैं ऐसे ऐसे भी लिख लूंगी। बात समझ में आई? यूजुअली नेगेटिव साइन हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, -6 को उधर ले गए। अगर वहां -6 होता तो मैं +6 करके लिख देती, ठीक है। तो अब रफली ही अपने नोटबुक्स में एक्स एंड वाई एक्सिस बनाओ। स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रफली एक्स एंड वाई एक्सिस बना के राइट डाउन, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0, ठीक है। इसको हमें आता है ग्राफ ड्रॉ करना, करवा देते हैं, हो जाएगा। और तुम्हें है भी इस बार, यू हैव स्लोप्स ऑल्सो, जो नाइन्थ में भी है। नाइन्थ का सिलेबस सच में बहुत चेंज हुआ है। तुम लोग सोचो 11th के कॉन्सेप्ट डाल दिए उन्होंने, और 10th के साथ क्या होने वाला नेक्स्ट ईयर मैं नहीं सोच सकती, मुझे सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर 11th का सिलेबस उन्होंने ऐड कर दिया तो सच में तुम लोग अच्छे निकल लोगे ना। कहाँ से, मतलब मैं तुम्हारे लेवल को सोचती हूँ कि वो सब तुम्हें पढ़ना हो, स्लोप पढ़नी हो, वो सब पढ़नी हो, विच इज गुड ऑल्सो, बिकॉज क्वेश्चन ना लॉजिकली हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट रट्टे मारने वाली चीजें। पर काम बढ़ गया, सीरियसली नाइन्थ का काम बढ़ा हुआ है इस बार, ठीक है। तो ये हमने ना क्या करना होता है, एक एक्स और एक वाई, ये इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। केमिस्ट्री में बहुत बार क्या होगा, बैलेंस करनी है इक्वेशंस, है ना। तो वो भी यहीं पे करना है, हमें एक्स एंड वाई की वो वैल्यू लेनी है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करे। तो सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, अब हमेशा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को देखा करो, क्या वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करते हैं? अगर कोई भी एक करे, देखो जब भी मुझे इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है ना, तो पहली चीज तो मुझे वो पॉइंट्स चाहिए जो मैं ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकूं। आपको मिलता है वो ग्रीन वाला ग्राफ जिसमें छोटे छोटे डब्बे होते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 में डिवाइड करना, है ना। तो हम लेते हैं इंटीजर पॉइंट्स, वी प्रेफर इंटीजर पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शंस। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा 6 जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड है, तो आई कैन टेक एक्स एज, वाई एज 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, लिखा करो। इन चीजों को, जब आपकी अगर मैथ्स वीक है तो देखना नहीं है, इन चीजों को लिखना है, दैट आई टेक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई जिनसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो मैंने अगर वाई को 0 लिया, क्योंकि ये 6 जो है वो 2 से डिविजिबल था, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही हमारा ये 2 में डिवाइड करता है 6 को, तो मैंने एक्स को भी 0 ले लिया, और मेरे पास वाई की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। जब भी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है तो हमें 3 वैल्यूज मस्ट है। अगर स्कूल 2 कहेगा, बिल्कुल नहीं माननी बात, 3 वैल्यूज आर अ मस्ट, 3 पॉइंट्स आर अ मस्ट टू ड्रॉ अ लाइन। मिनिमम 3 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, 2 से बनाकर आए तो बिल्कुल गलत होगा। उसमें मैं भी जस्टिफाई नहीं करूंगी कि टीचर ने गलत किया, बिल्कुल सही गलत करेंगे, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा 3 होते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट से हम कोलिनियर करते हैं, दो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ना क्या करना होता है, रैंडमली मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगी कि कब हमें पता लग जाए कि 3 और 0 के बाद कोई और पॉइंट लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, देखो यहां पर इफ आई पुट, लेट मी से -2 पुट कर दूं वाई को, ठीक है, ये -6 हो गया, वहां जाके +6, 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6। अगर नहीं समझ में आता तो से पुट वाई एज 2, -2, 2x + 3 इंटू -2 = 6, 2x = 6 + 6, एक्स की वैल्यू 12/2, 6। ऐसे करने में कोई शर्म नहीं है, कोई इसमें किसी की बेइज्जती नहीं होती,
कि मैं बहुत ज्यादा, मैं ओरली नहीं सॉल्व कर पा रहा, मैं 4 स्टेप्स लिख दूंगा तो मैं बहुत छोटा फील करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे नंबर आने चाहिए, वो तुम चाहे 4 स्टेप करके करो, चाहे 6 करके करो, चाहे मेंटली करके करो। अगर नंबर आ गए तो सब कुछ जायज है। और पेपर पूरा होना चाहिए टाइम पे। समझ में आ गई बात? ये अगर सही है और नंबर आ गए तो सब एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स लेकर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इसमें मैं क्या ले रही हूं अब? विल मार्क, यहां से लिया ये, मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6, मार्क करो चलो। 1 2 3, यहां से ये -1 -2 -3, और ये 1 2 -1 -2। ये तो आता है ना ग्राफ ड्रॉ करना? आता है ये? नहीं आता, कोई बात नहीं, छोड़ दे। अभी फिलहाल देख ले, मैं बाद में करवा दूंगी। हाँ पता है वो, क्योंकि बार ग्राफ है ना। दिस इज कॉर्डिनेट, ये इस साल शुरू हो जाती है तुम्हें भी, ठीक है। सो सबसे पहले x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया ना। ये तो पॉइंट मार्क कर सकते हो 3 0। ऐसे ही नेगेटिव साइड पे जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव रैशनल नंबर्स यू गो टू द नेगेटिव साइड आल्सो, तो ये नेगेटिव साइड वाली रैशनल नंबर लाइन है। ऐसी y एक्सिस की प्लस साइड है, नेगेटिव साइड वाली है, ठीक है ना। कोई ग्राफ को समझना बहुत मुश्किल बात नहीं होती। दूसरी चीज है, ग्राफ क्यों जरूरी है? क्योंकि जिसको नंबर्स नहीं आते या मैथ्स नहीं आता ना, जिसने नहीं पढ़ा हुआ मैथ्स कभी भी, वो भी इस ग्राफ को समझ सकता है, ठीक है। तो आपको सर्कल बना के, अगर आप न्यूज पढ़ते हो, आपको सर्कल बनाकर दिया जाती है ना चीजें, तो आप समझ लेते हो कि अच्छा ये ज्यादा है। ज्यादा रिस्पॉन्स ए को किसने दिया? केबीसी देखते हो ना, वो 4 ऑप्शंस मार्क करते हैं ABCD, तो वो ग्राफ बनाकर देते हैं कि कितने लोगों ने ए मार्क किया है, कितने लोगों ने बी मार्क किया है। इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ ग्राफ्स। तो ये सारी इक्वेशंस को हम ग्राफ पे लेके जाते हैं ताकि हम विजुअली समझ सके चीजों को, ठीक है। और 9th में यही एडिशन हुई है, आपको ग्राफ्स को विजुअली समझना है। इधर आ जाओ, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू मार्क की 3 and 0, आई राइट 3 0 पॉइंट है। y को मार्क किया यहां पर 0 2, एंड देन 6 -2, तो ये पॉइंट आ गया। बताओ बच्चों, इतना सब आता था हमें इक्वेशन को ड्रॉ करना ऑन अ ग्राफ? 9th में भी आया, 10th में भी ये क्वेश्चन आए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया है ये। तो ये हमें आता है कि नहीं आता? आता है ना। सो अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी, इसमें 2 3 चीजें हमें लिखनी है। तो जब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज इट्स अ लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो लाइन की तरह ही ट्रीट करो, लाइन सेगमेंट नहीं बनाने, 2 एरोज लगाओ इसमें। चलो बनाओ लाइन, ये पॉइंट्स ड्रॉ करो ग्राफ पे। 3 0 है ना, ये वाला 3 0 है, ये 6 - 2 है, और ये 0 2 पॉइंट है। ग्राफ पे ड्रॉ करो। देख, यहां से x से 6 लोगे, y से -2। 6 - 2 का मतलब x पे 6, y पे -2। नहीं समझ में आता? ये चीज बहुत जरूरी है, मतलब नहीं किया हुआ तुमने ग्राफ 9th में, नहीं किया हुआ ना? हाँ, तुझे नहीं आता? कहाँ पढ़ रहे थे 9th में? अरे तुम दोनों इकट्ठे थे? अच्छा, वेरी गुड। इतने दूर जाता था यहाँ से? अच्छा, कितना टाइम लगता था यहाँ से वहां जाने में? सिविल लाइंस में? सिविल लाइंस में कहाँ पे है इंस्पिरेशन? तो बहुत दूर है। 15 मिनट कैसे लग जाएंगे? नहीं लग सकते, नहीं पॉसिबल है। कितना उड़ा के जाओगे? एक्टिवा पे जाते थे? इतना उड़ा के जितना मर्जी चले जाओ, 15 मिनट में कहाँ पहुंच जाओगे तुम? अच्छा, वो लेकर, अंडर वो ऊपर ब्रिज लेकर, अब तो हाईवे लेकर तो फिर चले जाओगे। समझिए, उसके साथ फिर पॉसिबल है, पर हाँ फिर भी वेरी गुड। चलो, ये हो गया 0 2 3 0 6 - 2, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। इस स्ट्रेट लाइन का नाम है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो भी नाम होता है ना, जो भी इक्वेशन होती है, इसका नाम है। इसको आपने साइड पर लिखना है, क्योंकि आप बता रहे हो टीचर को, उसको भी हेल्प कर रहे हो कि देखो मैम ये नहीं ड्रॉ की है, ठीक है। जैसे आपके अपने अपने नाम होता है ना, पर्सनली आपके अपने सबके नाम है, तो ऐसी एक लाइन के पास भी अपना नाम है, विच इज उसकी इक्वेशन, उसको लिख दो, ठीक है। अब इक्वेशन के होते हैं, लिखो इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस, लाइन हैज पॉइंट्स, ठीक है। जब मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
लेकिन जब मैंने एक्स और वाई की फॉर्मेट में 3,0 करके लिखा, इट इज अ पॉइंट ऑन लाइन। सॉल्यूशन होता है और पॉइंट ऑन लाइन होता है, दोनों की बात सेम ही है। एक तरह से है कि हमने इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा तो हमने सॉल्यूशन बोला, अगर हमने उसे लाइन की तरफ से देखा तो हमने उस लाइन का पॉइंट बोला, तो बात एक ही है। एक एल्जेब्रिकली है, एक ग्राफिकली है। ठीक है। एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। लिखो, इक्वेशन, a linear equation in two variables has infinitely many solutions. Linear equation in two variables has infinitely many solutions. दो वेरिएबल्स है ना, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उस लाइन पे उसके होंगे। एक्स एंड वाई के बहुत कॉम्बिनेशंस वर्क करेंगे। ठीक होगी बात ये? एक्स एंड वाई के नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे ही अ लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। लाइन पे भी कितने पॉइंट्स है, गिन के बताओ भाई। एक, दो, तीन, चार, बहुत सारे। जितना एक्सटेंड कर लोगे उतने पॉइंट्स और बन जाएंगे। अगर मैंने ये दो पॉइंट्स के बीच में एक और पॉइंट मान कर लिया, इनको जूम करूंगी एक और पॉइंट बैठ जाएगा, फिर जूम करूंगी और पॉइंट बैठ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो अ लाइन ऑल्सो हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? है इतना क्लियर है? अब जो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट लिखो। अब जो हम कर रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बाकी बातें सब अभी आप अपने बैक साइड पे रखोगे, क्योंकि इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास पता क्या होगा, हमें दिया जाएगा दो इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। सो दो इक्वेशंस हमें दी जाएंगी और कहा जाएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है। तो अब मैं आपको ना इसका एक काम सिखा रही हूं, जिससे अगर सॉल्विंग आ गई ना तो बाकी सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब हमें कहा जाएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो जैसे दो इक्वेशन दी गई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। मान लो ये दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और कहा गया एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम बनाया है, इसमें हमें एक्स एंड वाई की कॉमन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में भी आए, एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी बैलेंस करे, दोनों में एक कॉमन वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला वे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखो, हमारे पास सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे इजी वे जो होगा वो सबसे पहले वाला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको प्रेफर कब किया जाएगा? टू बी प्रेफर्ड, या तो लिखाओ इफ इट्स गिवन कि हमें करना ही इससे है। पेपर में आ सकता है, मेरे को नहीं आ सकता तो पेपर में कुछ भी आ सकता है। आपको कहा जाए नहीं नहीं इसको तो सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से ही, तो आपने वही मेथड लगाना है ना। जैसे रोड बंद हो, आपको कह रही हूं मैं, नहीं नहीं यू टर्न लेके वहां से जाओ, आपको मैं नहीं जाऊंगा, तो खड़े रहो वहां पर। बात समझ में आ गई? दिस इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। वाई डू वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन? एक रोड बंद की हुई है, आगे कहा हुआ है नहीं जी दैट रोड इज सेंसिटिव, नहीं जाना। फिर भी कौन, नहीं मेरे को तो वहीं से जाना है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। और तो दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग देयर। तो वो चीज है कि इसको प्रेफर तब करना है जब गिर दिया हो। या फिर लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई इज 1। जब भी आपको एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट 1 दिखे, दिस मेथड इज प्रेफरेबल। उसके पास डॉग है एक्चुअली, वो तभी जाता है, उसको तभी बेचैनी लगी हुई है, पूरी तरह से तंग कर रहा है। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ आइदर एक्स और वाई इज 1। किसी का भी एक का कोएफिशिएंट आपको 1 दिखता है ना, तो आप इस मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है तब भी ये करना है, पर हाँ प्रेफरेबल तब ये होगा। ठीक है, तो जैसे नाम है ना वैसा ही मेथड है। उसने कहा सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को या वाई की वैल्यू को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर। तो नाइन्थ में ना एक कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना, वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 का प्रेफरेबल क्यों है, जैसे इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू निकाल लिया तो क्या आएगा, 6 - 5। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू निकालने को बोलूं तो आप क्या करोगे, 9 - 3y/2। ये समझ में आई बात? दोनों चीजें समझ में आ रही है?
कि मैंने वहां से 2x की वैल्यू कैसे निकाली, और वहां दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है देखने में, कि जिसको लगता है कि अच्छा है, सौखा तरीका होगा करने वाला, वो कौन सा है, पहले वाला कि दूसरे वाला, क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं है। दैट इज वाई वी सेड एक्स एंड वाई आपको वन दिखेगा तो फ्रैक्शन नहीं बनेगी। ठीक है। अब ये हमने एक्स की वैल्यू तो निकाल ली, अब नाम क्या है मेथड का, सब्स्टिट्यूशन। तो जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसको छोड़कर दूसरी इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। किसको, एक्स को। तभी नाम हुआ ना। हमने इसमें से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स इक्वल्स टू 6 - y, और दूसरी इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, कैसे, 2 की जगह एक्स लिखा हुआ था ना, उसकी जगह लिख दिया 6 - y प्लस 3y इक्वल टू 9। डाउन, डाउन, डाउन। समझ में आ गया हर चीज सबको। ठीक है, सो वी टेक द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल्स, पुट इन द सेकंड वन। ये सबसे इजी मेथड है, इसके मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगी, और ये उसी में करना है जहां पर लिखा हो या फिर आपको एक्स एंड वाई दिखे। आपका जो सेकंड मेथड है दैट इज अ वाइडली यूज मेथड, प्रेफर्ड वही होता है क्योंकि इसमें लिखना कम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो बॉड मास वाले रूल सारे, 2 × 6 कितना हुआ, 12, -2y प्लस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन थी दो वेरिएबल्स में, दिख रही है ना, ये देखो इक्वेशन थी दो वेरिएबल्स में, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन को रख दिया। ठीक है, सो दिस बिकम्स 12 प्लस वाई इक्वल टू 9। ये देखो आया ना, 12 -2y प्लस 3y प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, और यहां से मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, y की एज -3। y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -3। बात समझ में आ गई। ठीक है, सबने यहां तक लिख लिया, द वैल्यू ऑफ y इज -3। अब हमें क्या करना है, जो ये y की वैल्यू निकाली थी ना, इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 6 माइनस ऑफ -3, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -3। समझ समझ में आ गया सबको, लिख लिया सबने इतना। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखो ये दो इक्वेशंस थी, x + y = 6, 2x + 3y = 9। x की वैल्यू क्या आई थी, 9, और y की वैल्यू कितनी थी, -3। अब इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि अगर मैंने x की वैल्यू 9 यहां पर इस वाली इक्वेशन में डाला, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू कितनी, -3, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो क्या इसके दूसरी साइड पे ही 6 बैठा हुआ है, तो इक्वेशन को बैलेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी एक्स एंड वाई की वैल्यू आती है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो इक्वेशन को बैलेंस करती है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन में यही था, दूसरी वाली में पुट करके देखते हैं, एक्स एज 9, वाई एज -3। तो 2 × 9 प्लस 3 × -3, 2 9 जा 18, 3 × -3 -9, 18 एंड -9 9। हो गया ये भी बैलेंस। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना फॉर एक्स एंड वाई किसी भी सिस्टम को, तो इसका मतलब है आपके पास एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज आएंगी जो दोनों ही इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। वो अभी के लिए आप क्या लिखोगे, दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन फॉर द टू इक्वेशंस। समझ में आ गया, लिख लो इस चीज को, कॉमन सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशंस। इस कॉमन सॉल्यूशन के बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर आज की दो क्लासेस, आज की और कल की क्लासेस में सिर्फ हमें मेथड को समझ के उसे ही प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया, कॉमन सॉल्यूशन फॉर द टू इक्वेशंस। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको।
ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। एक दो क्वेश्चंस लिख लो, आई नो इट्स वेरी अनफेयर फॉर यू, अगर किया हुआ है तुम्हारे लिए स्पेशली किया ना, सीरियसली। ठीक है, अब मान लो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, कल की क्लास एक वापस, ठीक है, उसके बाद मैं आगे स्पीड से खींच लूंगी काम। स्कूल में काम हो रहा है? Good, नहीं हो रहा ना? आप ये लगाओ, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ना आपका ये वाला चैप्टर खत्म होगा, और इस संडे, इस सैटरडे आपका टेस्ट भी है, तो जितना भी क्लास में करवाया होगा ना, किया होगा सारा, कर लो दोबारा चाहे, फिर क्या है, इसका दिमाग आया चलता है। x+y = 7, 5x+12y = 7, इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही। तो जहां पर x एंड y के कोएफिशिएंट्स आपको 1 दिख रहे हैं ना, आपने उसमें से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू निकालनी किसकी है? मान लो मैंने कहा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहां से मैंने कहा y = 7 - x। नाउ पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, यहां पे पुट किया, 5x, 12, 7 - x = 7। बात समझ में आई सबको ये? ठीक है, अब ये चीज ना सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस का है, ये चीज ना तुमने नाइन्थ में एट्थ में बहुत बार की है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, है ना? अब दो को तुम वन में चेंज कर रहे हो, 84 - 12x = 7 -7x = -77। अब कोई बच्चा कहे नहीं मैंने 7 - 84 लिखना है, तो बिल्कुल लिखो, पर टेंथ के एंड तक आते आते ना तुम भी इसी स्टेप पर आ जाओगे। समझ में आया? तो जो सोर्स है ना, स्टेप मार्किंग होती है, तो आपके स्टेप में ये मार्किंग नहीं है कि मैंने इसको 84 लिखा, -12 लिखा, फिर मैं इनको इकट्ठा करके ब्रैकेट्स में लिखूं, वहां 84 लेके जाऊं या दो स्टेप बना दूं उसके, वो स्टेप मार्किंग नहीं होती, वो हमारे रेलिवेंट स्टेप्स नहीं होते। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 11। समझ में आया? अब कोई बच्चे को ऐसे भी लिखना होता है कि नहीं जी, एक्स तो मैंने लिखा -77/-7, ये कट गया, अब इसको ऐसे 11 कट करूंगी तब आएगी एक्स की वैल्यू 11, तो बिल्कुल कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, है ना? लेकिन उसमें आप उसको स्टेप की तरह काउंट मत करना कि मैंने तो 4 स्टेप लिखे हैं, नहीं है। बात समझ में आ गई? तो एक्स की वैल्यू आ गई 11। नाउ एक्स की वैल्यू को यहां पर डाल दिया टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई, तो हमने लिखा y = 7 - x था, y = 7 - 11 विच इज -4, तो क्या आ गया y की वैल्यू? -4। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया? x की वैल्यू 11, y की वैल्यू -4। x is 11, y is -4। दिस इज ब्रॉडली सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ गया? अब इसके दो तीन क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ सब्स्टिट्यूशन का, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगी, घर से करके लाना, और एक क्वेश्चन दूंगी जिसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगी, वो थोड़ा लंबा काम होगा, कैलकुलेशन आपकी चेक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद करवाऊंगी एलिमिनेशन। इतना क्लियर हो गया? बस एक क्वेश्चन और लिख लो। इतना हो गया ना सबका? नेक्स्ट लिखो, इफ दिस इज 5x + 4y = 4, x - 12y = 20। अच्छा, एक और मजेदार बात आती हूँ, आपने क्या था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तब आपको कितनी इक्वेशंस मिलती थी एक्स की वैल्यू, अब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए? वन वेरिएबल में जब इक्वेशन करते थे तो कितनी इक्वेशंस क्वेश्चन में होती थी? एक। मानते हो ना? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं दो वेरिएबल की बात कर रही हूं और वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशंस दे रही हूं एक्स एंड वाई की? एक पक्की वैल्यू, दो। कल अगर तीन इक्वेशंस आपके पास आएंगी ना, तीन वेरिएबल्स अगर आपके पास आएंगे, तो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हो गए, कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी? तीन। अगर चार वेरिएबल हो गए तो यू नीड फोर इक्वेशंस टू गेट यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड द फोर्थ वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस हमें चाहिए ही होती हैं। समझ में आ गया? नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा मैच करती है अगर हमें एक प्रॉपर उनका यूनिक सॉल्यूशन निकालना होता है। समझ में आ गई बात ये? तो ये हमारे पास है 5x + 4y = 4, x - 12y = 20 का सॉल्व, x - 12y = 20, है ना? तो इसको हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई, जिसका मतलब है एक्स एंड वाई की एक ऐसी वैल्यू निकालू जो दोनों इक्वेशंस में आ जाए।
पहली वाली में भी हो वही सेम वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में भी हो, कि जितना मेरे पास है ना दूसरे के पास भी उतना ही हो। ठीक है ना, एक्स एंड वाई जितना मेरे पास है दूसरे के पास भी उतना ही हो, और हम दोनों खुश है कि हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो रही है। समझ में आ गई? मतलब अगर मुझे पॉकेट मनी 100 मिल रही है तो मेरे भाई को भी 100 ही मिले, उसको 120 मिल गई तो झगड़ा है। ये वो चीज है। वो कैसे खर्च करता है, हाउ मच ही स्पेंड्स ऑन आइसक्रीम्स और टॉफीज, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस, कितना सेव किया नहीं किया। तो अब इन दोनों में देखो, यहां पर एक्स एंड वाई के साथ कोएफिशिएंट जो है वो 5 एंड 4 है। अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन लगाना है ना, तो मैं इसमें से नहीं, यहां से एक्स की वैल्यू निकालूंगी। क्या लिखूंगी? 20 प्लस 12y। और इस x की वैल्यू को मैं बाकी दूसरी वाली जहां से निकाली है उसको छोड़ दो। जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है या y की निकाली है उसको छोड़कर दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दिया। तो 5, 20 प्लस 12y प्लस 4y इक्वल टू 4। कम है। डाउन, डाउन, डाउन। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, हो गया सॉल्व में। प्लस 60y प्लस 4y इक्वल टू 4, और 64y इक्वल टू -96। y की वैल्यू क्या आ गई? -96/64। अब कैलकुलेशन सही हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? कितनी क्लासेस लगी? चौथी क्लास है तुम्हारी, है ना? हाँ, पता पड़ गया ना? पता लग गया फर्क? प्रैक्टिस है। एक दिन में नहीं, सच में नहीं चीज ठीक होती है, तुम्हें कम से कम महीना ना, देख, पसंद आए चाहे नहीं आए, जहां भी जाना है ना वहां 1 महीना कम से कम लगा के आना है, उसके बाद ही क्लियर होती है। और मैथ्स तो 6 महीने के बाद क्लियर होती है, समझ में आती है कि इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। सीरियसली, अगर वो भी रेगुलरली पढ़ो। तो y की वैल्यू -3/2 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें। ठीक है, हम लंबे काम में क्यों जाए, हमने जो वैल्यू निकाली हुई है x की, उसमें डायरेक्टली y को पुट कर दो। 12 - 3/2, तो ये 6 आ गया। x इक्वल टू 20 -18, x इक्वल टू 2। तो मेरे पास अब हमने अलग से एक डब्बा बनाना है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3/2 इस डब्बे में लिख देनी है। वो किसके लिए? वो पेपर जो चेक कर रहा है उसके लिए, कि देखो जी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। अब चुपचाप से यहां पर, इन जैसे हमने यहां से इस इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली है, आपने दूसरी वाली में पुट करके चेक कर लेनी है। दिस इज अ काउंटर चेक मेथड, कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। ये सेल्फ चेक होता है एक तरह से। आपको कोई दूसरा कहे कि नहीं नहीं वैल्यू सही नहीं है, आप खुद ही बता सकते हो कि क्या ये सही है। 5 2 10। ठीक है, और -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -6। तो 10 और -6 कितना होता है? 4। एंड दिस इज एक्चुअली वॉज ये हमें ना क्लास में बहुत बार कहते थे कि टिल नाइन्थ, मुझे नाइन्थ क्लास में थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आई रिमेंबर हमारे मे टेस्ट तक कहता था कि वेरीफाई करना ही करना है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, चाहे वो सिंगल इक्वेशन है चाहे वो दो इक्वेशन है, वेरीफाई मे तक कंपलसरी होती थी। उसके बाद कोई पूछता भी नहीं था, क्यों? तब तक हम सॉल्व कर करके इतना पक्के हो गए थे कि जो इक्वेशन निकली उसको वेरीफाई करते ही थे, माइंड में करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? तो वेरीफाई आपके लिए सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहली चीज याद रखनी है, ऑलवेज वेरीफाई। लिख लो, जो भी आंसर निकालते हो प्लीज डू वेरीफाई, ऑलवेज वेरीफाई, ब्लॉक लेटर्स में लिख करना, वेरीफाई द आंसर। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस में डाल के वेरीफाई करें, दोनों में डाल लो। अगर फर्स्ट स्टेप में समझ नहीं आ रहा कि हमने इससे आंसर निकाला एक्स एंड वाई का, तो दूसरी में डालनी है, तो प्लीज दोनों में डाल के काउंटर वेरीफाई कर लो कि आपका आंसर आपके लेवल पे सही है कि नहीं है। समझ में आ गई? आधी गलती तुम यहां से पता कर सकते हो अपनी। अब आते हैं सेकंड मेथड। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। द सेकंड मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन। पहले आपके सिलेबस में एक थर्ड मेथड भी हुआ करता था जिसे कहते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वो सबसे डरावना मेथड था, मतलब सबको बहुत डर लगता था उस मेथड से। कुछ नहीं है वो, पता है क्या है? एलिमिनेशन में दिमाग लगाते हो, सब्स्टिट्यूशन में भी सोचना पड़ रहा है ना? एलिमिनेशन में भी सोचना पड़ रहा है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द फॉर्मूला, रट्टा मारो फॉर्मूला, कुछ नहीं सोचना, बस वैसे से नंबर्स लिख दिए, सॉल्व कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाज अ फॉर्मूला, जैसे हमने मशीन को फीड कर दिया कि बस ऐसे ऐसे फीड नंबर्स फीड कर दिए, वो आंसर आपको दे देगा। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो आपके अब वो सिलेबस में नहीं है, हाँ हाँ पहले था। तो एलिमिनेशन मेथड में जैसे नाम है वैसा ही मेथड है। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को उसको हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ था, और मैं दे रही हूं 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। इसी को हमने किया था विद सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व। अब इसी को एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है। देखो इस x के पास 1 है, यहां पर दूसरे x के पास 5 है। इस x के पास 1 है, यहां सॉरी इस y के पास 1 है, दूसरे y के पास 12 है ना। तो हमें करना क्या होता है एलिमिनेशन में, कि अगर ये x के पास भी 5 होता तो कहीं ना कहीं अब -5 होता, तो इसको हम प्लस माइनस करके एलिमिनेट कर देते, ठीक है। मतलब अब क्या करना होता है, एक बारी मेथड समझना। इस चीज में हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों x खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगर इस x के पास 5 होगा तो कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके मैं इसे खत्म कर सकती हूँ, तो इस x के पास 5 बनाते हैं। तो अगर मैं इस x को यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 7, इस x को 5 देती हूं, तो क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 7, क्या ये दो इक्वेशन सेम है? नहीं ना, मैं तो इसको चेंज ही कर दिया। इसकी पूरी मतलब इसकी कायाकल्प भी दूसरा बंदा कोई खड़ा कर दिया अपने सामने, है ना। मैं तो उसे कह रही हूँ कि उसका रेप्लिका बनाओ, उसकी पिक्चर क्लिक करके दो, मैं तो किसी और की पिक्चर क्लिक करके ले आई। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना होता है, और यहां पे काम आता है आपका यूक्लिड, जो कहता है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स, doubles are also equal. If two things are equal, then doubles are equal. If two are equal, then halves are also equal. याद है ना करते थे, x plus y is equal to 180. That means half of x plus half of y is equal to 90. किया ना ज्योमेट्री में। यूक्लिड ने यही कहा था, इसी को कहा था कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, अगर मैं 5 को चाहती हूं कि x के साथ आए, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब ये जो ये नई इक्वेशन है क्या बन जाती है, 5x प्लस 5y इक्वल टू 35। बात समझ में आ गई? अब दूसरी वाली इक्वेशन मेरे पास थी 5x प्लस 12y इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, देखो 5x प्लस 5y, और ये प्रोसेस होता है कि हमने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों की राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यूक्लिड ने यही कहा था, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट्स ओपन करोगे, 5x प्लस 5y माइनस 5x माइनस 12y इक्वल टू 28। अब ये प्लस 5x और माइनस 5x कैंसल हो गया, प्लस 5x और माइनस 5x कैंसल हो गया ना। तो ये प्लस 5y माइनस 12y क्या बन गया, -7y 28। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, ठीक है। तो ये जो चीज है ये सिर्फ समझने के लिए है, एक्चुअल में कैसे सॉल्व होता है ये सिर्फ समझने की बात है। एक्चुअल में मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसको, आई विल राइट, हाँ y की वैल्यू बिल्कुल ठीक है बेटा, ये देख, ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, अच्छी बात है। y की वैल्यू -4, ठीक है ना। तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 35 मैंने यहां लिखा। अब है 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। अब मैं एलिमिनेशन मेथड क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लिखना कम पड़ता है। यहां पर भी x के पास +5 था, यहां पर भी x के पास +5 था। अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे दोनों x को क्या करना होगा, माइनस। तो मैं क्या करती हूं, यहां भी साइन चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया, प्लस का माइनस, और यहां भी प्लस था, इसका भी क्या हो गया, माइनस। तो पॉलिनोमियल्स में ना डिवीजन की होगी लास्ट क्लास में आपने, तब माइनस नहीं करते थे,
मल्टीप्लाई करके नीचे पूरा माइनस करना शुरू कर दिया, ये वही चीज है। ये -5x, यहां से इसको 5 और -12 की, अब ये 12 के पास प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया। 5 - 12 क्या आ गया? -7y। 35 - 7 क्या हो गया? 28। y की वैल्यू माइनस, समझ में आ गया? y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -4। ठीक है। ये चीज सिर्फ एक समझने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस में लगा सकते हो, बट इवेंचुअली तुम्हें आना यहीं पर है। तुम प्रेफर ही आकर बाद में ये करोगे कि समझ में आ गया। अगर इनिशियली स्टेप समझने में मुश्किल हो रही है तो हाँ, हम ये कर सकते हैं, बट ये लिखना ज्यादा पड़ रहा है। काम हमें वो करना है जहां लिखना कम हो, क्योंकि ये कोई स्टेप मार्किंग में नहीं आएगा, ये स्टेप मार्किंग में नहीं आएगा। आपकी ये इक्वेशंस फॉर्म करना, मल्टीप्लाई करना, उसके बाद बस एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो इन बिटवीन तुम चाहे पूरा 2 पेज घुमा कर ले जाओ उसको, टीचर को कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मिलने वो 2 नंबर ही है, 3 नंबर ही है। बात समझ में आ गई? ठीक है। राइट, एक y की वैल्यू -4 अब निकाल ली ना, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो, जो सबसे आसान लगे उसमें डाल दो। यहां डाल दी मैंने y की वैल्यू, तो x -4 = 7, x की वैल्यू क्या आ गई? x is 11, y is -4। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। रियो स्टॉप। रियो स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन और है। ये है 3x + 4y = 25, 5x - 6y = -9। दो इक्वेशंस दी हुई है। एक इक्वेशन में x के पास 3, y के पास 4। दूसरी इक्वेशन में x के पास 5, y के पास -6, है ना? तो हमें क्या करना है, या x या y को सेम करें, उनके नंबर को सेम कर दे, साइन की बात बाद में देखेंगे। वी नीड टू मेक द नंबर सेम। एक के पास 5 है, दूसरे के पास भी 5 हो। एक के पास 3 है, दूसरे के पास भी 3 हो। ठीक है। या फिर इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, मतलब इसके पास 3 है, इसके पास 5 है। दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनका एलसीएम निकाल लें। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस 3 को अगर 15 बनाना है, इस 3 को अगर 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5 से। और इस 5 को अगर 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन उस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, नॉट बिकॉज इट इज अ इक्वेशन। तो अगर अकेले हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? वो नई इक्वेशन बन जाएगी। हमने सारी की सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, हर एक चीज में जो भी उसके पास नंबर बैठा हुआ है, विद साइन। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 5 × 3 कितना बन गया? लिखो 15x। 5 × 4y कितना हो गया बोलो? 20y, है ना? और 5 × 25 कितना हो गया? 125। अगर तुमने इस चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करनी सही से सीख ली, तुम्हारा 60% काम हो गया, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ सबसे मुश्किल वाला काम होगा इक्वेशंस को फॉर्म करना। ठीक है, या इकट्ठी करना। अगर हम इन दो मेथड्स को सीख लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर आज की क्या लगाओ कि 2 दिन में खत्म हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट तो इसमें बहुत सारे हैं कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, लेकिन पहली चीज हमें समझनी यही है कि इक्वेशंस जो दी है उनको सॉल्व करना क्या है, उनको सॉल्व करने के मेथड क्या है। सो दीज टू मेथड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अगर होता ना, मैं एंड में करवाती हूँ। आपको इन दो मेथड्स, मेनली सेकंड वाला मेथड ही सीखना है, एलिमिनेशन से इक्वेशंस को सॉल्व करना। पूरा चैप्टर फिर हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है। फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर हम सॉल्विंग में नहीं जाएंगे, तो 100 सॉल्व भी करना है तब आता होगा, फटाफट से सॉल्व किया। ठीक है। अब यहाँ पे 15 और ये 15 है, दोनों के साइन भी सेम है। जीरो बनाने के लिए ना एक्स को, जिसको हमने सेम किया है, तो हमें साइन चेंज करना होगा। तो साइन चेंज करना, यहाँ पे प्लस था, इसको दे दिया माइनस साइन। यहां माइनस था तो इसको बना दिया प्लस। यहां माइनस था, इसको बना दिया प्लस। बात समझ में आई सबको ये? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। तो ये तो गया कैंसल। 20 और 18 कितना बन जाएगा? 38y।
125 और 27 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा? 152। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस फास्ट रखना, ये डिवाइड करना। अगर समझ में आता है 2 से कैंसिल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो मुझे पता है कि ये 38 × 4 होता है एज 152। ये करके अगर देख रहे हो तो प्लीज, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल करो। लेकिन स्लोली एंड स्लोली इवेंचुअली इसको ओरली कैंसिल करना हमें आना ही चाहिए। y = 4, दैट इज माई प्रोग्रेस। अगर मैं ओरली देख पा रही हूँ तो वो मेरी प्रोग्रेस इतनी होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस ईयर। बात समझ में आ गई? 10th के बच्चे हैं हम। तो y की वैल्यू 4। अब इस y की वैल्यू 4 को ना, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस है ना, उनमें से किसी भी एक में डाल दो जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है? तो वो आदत क्या होती है कि जो पहले लिखा हुआ ना उसमें डाल दिया। बिल्कुल डाल दो। 3x प्लस 16 = 25, 3x = 9, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। दूसरी में डाल ले। दिखा क्या लिखा है तूने? नहीं, ऐसे आएगा ना, x 5x - 18 हो गया ना। 6 3 जा। क्यों? अच्छा, y की वैल्यू 4 -24 हो गया, सॉरी। -24 उधर जाकर क्या होगा? प्लस। तो -9 + 24 16। दोबारा से। ऐसा हो ही नहीं सकता दो आंसर दाएं। अगर ऐसा आ रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन में गलती है, प्लीज चेक करो। और अगर गलती है कोई बात नहीं, पर उसको ठीक करना है, ठीक है ना। उसको यही चेक करना होता है कि क्या गलती है, ठीक है। तो दोबारा से वही चेक करो। अब तुम्हें पता लगा तुम गलतियां क्या क्या करते हो, उसको हाईलाइट कर कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके माइनस गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसको ऐसे करके भी अगर तू कर लेगा ना मेरे सामने बैठकर, तो कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है, तेरे आंसर्स कहना चाहिए। अगर ऐसा भी करना शुरू कर देना, होता क्या है कि हम ओरली कर रहे हैं और तुम्हारे पे प्रेशर होता है कि बच्चों को, हाँ कि मैं सर ने कहा है तो मुझे भी वैसा ही करना है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि नहीं हम क्या करें, काउंट कर ऐसे बैठकर। या फिर तुमने लिखा ये 5x - 24 = -9, 5x = -9 + 24, तो तुम क्या करोगे? 24 में से 9 को माइनस किया। ऐसे कर रहा है ना? बिल्कुल कर। बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू इज 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इज द कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है? तो होमवर्क के लिए 2 3 क्वेश्चंस लिख लो। इसको तो करना है, एलिमिनेशन ही कर लो। एलिमिनेशन मेथड से ही कर लो। और एक क्लास में ना प्रैक्टिस के लिए लगा दूंगी, वैसे तो हो ही जाएगा जब हम एनसीईआरटी भी करेंगे। तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करके। ठीक है? आज तो आई टुक केयर कि ये सोचने में कि जो बच्चा नया बैठा है क्लास में उसको पुराना नहीं आता होगा। नेक्स्ट क्लास में जो भी आता है, सीरियसली कह रही हूँ, मैं नहीं सोचूंगी कि नहीं किया या वो उसको कैसे सॉल्व करेगा। मैं आगे ही काम बढ़ाऊंगी। सीरियसली कह रही हूँ, ठीक है ना। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लिख लो। 2x - y/4 = 5। कल क्लास स्टार्ट होगी ना, तो इन 2 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। ठीक है? उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। क्लियर हो गया इतना?